क्लास 9th के प्यारे प्यारे बच्चों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ऑफ गुरु नानक एकेडमी एंड पैशन ट्यूटोरियल्स। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देख लिया होगा थंबनेल में कि हमारा आज का जो ये वीडियो लेक्चर है वो क्लास 9th में खास करके बायोलॉजी में पढ़े जाने वाली पहली यूनिट का सबसे पहला लेक्चर है। बिल्कुल सही सुना। तो अगर कोई 9th क्लास का बच्चा आज मुझे पहली बार सुन रहा है या कोई 9th क्लास का बच्चा आज मेरे इस लेक्चर को पहली बार देख रहा है, तो मैं उसे बताना चाहूंगा कि मैं बायोलॉजी के अलावा फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी कई सारे वीडियो लेक्चर्स दे चुका हूं। तो फिजिक्स के अंदर जो यूनिट्स मैं करा चुका हूं या केमिस्ट्री के अंदर जो मैं यूनिट्स करा चुका हूं, उनकी प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक में शेयर कर दी है, आप देखना ना भूलें। सवाल आता है सर आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो आपको बताना चाहूंगा मेरे प्यारे प्यारे 9th क्लास के बच्चों की बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर है ना, ये आप पहले भी पढ़कर आए हो। एक बच्चा कहता है मैंने तो नहीं पढ़ा, मैं तो 9th क्लास में पहली बार सुन रहा हूं। ऐसा नहीं है बच्चों। क्या आपने आज से पहले बचपन में लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में नहीं पढ़ा? बेशक पढ़ा है। क्या आपने आज से पहले सेल के बारे में नहीं पढ़ा? बिल्कुल पढ़ा है। तो सवाल ये आता है कि सर जब बायो के अंदर ये सारी बातें हम पहले भी पढ़ चुके हैं तो फिर दोबारा क्यों पढ़ रहे हैं? शायद इसलिए क्योंकि पहले जब ये चीजें पढ़ाई जाती थी तो आपके मन में सवाल उठता था और हो सकता है कि उन सवालों के जवाब आपको नहीं मिलते थे या टीचर्स ये कहा करती थी कि बच्चों बड़ी क्लास में जानने को मिलेगा। हो सकता है आज भी ऐसा हो, लेकिन फिर भी 9th क्लास आउट ऑफ ऑल द क्लासेस एक ऐसी क्लास है जिसे बेस क्लास माना जाता है, जिसे जड़ माना जाता है, जिसे रूट माना जाता है उन सभी कॉन्सेप्ट्स के लिए जो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। सो व्हाटएवर यू आर गोइंग टू स्टडी टुडे, स्पेशली इन दिस चैप्टर ऑफ बायोलॉजी, विल डेफिनेटली हेल्प यू टू गेन मोर एंड मोर नॉलेज वंस यू स्टडी इन हायर क्लासेस। तो आज वो सभी बच्चे जो भविष्य में बायोलॉजी लेना चाहते हैं या बायोलॉजी के प्रति उनकी रुचि है, या वो सभी बच्चे जिनको बायोलॉजी बोरिंग लगती है, आज मेरे इस वीडियो लेक्चर से मैं बायो को आपके लिए इंटरेस्टिंग बनाने की एक अहम कोशिश कर रहा हूं। आपको कुछ खास नहीं करना है, आपने सिर्फ मुझे ध्यान से सुनना है। बायोलॉजी इज मोर अबाउट अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टिंग द फैक्ट्स द वे दे हैव बीन प्रेजेंटेड। इट हैज टू बी एक्सेप्टेड दैट वे। वी डू ट्राई टू फाइंड रीजंस। हम वजह ढूंढते हैं कि ये चीज कैसे, वो चीज कैसे, और उन्हीं वजहों के सभी जवाब बायोलॉजी में मिलते हैं। तो क्लास 9th की बायोलॉजी का जो सबसे पहला चैप्टर है मेरे प्यारे प्यारे 9th क्लास के बच्चों, क्लास 9th की बायोलॉजी का जो सबसे पहला चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सवाल आता है सर ये फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का मतलब क्या है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ ये सबसे पहला चैप्टर है, और फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बायोलॉजी में अगर किसी को कहा गया है तो वो सेल को कहा गया है। तो आज का ये जो वीडियो लेक्चर है ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। बिल्कुल सही, आज का जो ये लेक्चर है ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। इसमें मैं जो भी बातें करूंगा ये आपके दिल में, आपके दिमाग में इस टॉपिक के प्रति एक इंटरेस्ट जगाएगा, क्योंकि हम सब जानना चाहते हैं कि भाई दुनिया कहां से शुरू हुई। हम सब जानना चाहते हैं कि दुनिया कैसे शुरू हुई। हम सब जानना चाहते हैं कि आपका, मेरा, प्लांट्स का, एनिमल्स का धरती पे आना कैसे हुआ। हम सब कैसे जी रहे हैं, हमारा शरीर कैसे चल रहा है, हमारी बॉडी कैसे ग्रो कर रही है, और कैसे कीटाणु जिन्हें हमें कहा जाता है कि साबुन से हाथ धोने पर मर जाते हैं, आंखों से क्यों नजर नहीं आते, और चलो अगर वो कीटाणु वाकई में है तो कैसे हमारे शरीर में घुसकर वो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। सो वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी मीन्स जीव विज्ञान, या सिंपल शब्दों में कहूं, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द लिविंग वर्ल्ड अराउंड अस। हम लोग नॉन लिविंग वर्ल्ड के बारे में बायोलॉजी में नहीं पढ़ते हैं, हम लोग लिविंग वर्ल्ड के बारे में बायोलॉजी को ज्यादा डिटेल में जानते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि बायो को 2 ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। एक ब्रांच बायोलॉजी की वो जो स्पेसिफिकली प्लांट्स के बारे में पढ़ती है, एंड द अदर ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट स्पेसिफिकली स्टडीज अबाउट एनिमल्स। So the branch of biology that deals with the study of plants is called as botany। और जो लोग प्लांट्स के बारे में डिटेल में जानकारी रखते हैं उन्हें बॉटनिस्ट कहते हैं। और जो व्यक्ति या जो वैज्ञानिक एनिमल्स में ज्यादा रुचि रखते हैं या एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं, आप लोग टीवी पे, नेशनल ज्योग्राफिक पे या डिस्कवरी पे या एनिमल प्लैनेट पे
काफी सारे ऐसे वैज्ञानिकों को सुनते हो, देखते हो, जो आपको आसपास पाए जाने वाले सभी पौधे, सभी पेड़, सभी जानवरों के बारे में कुछ ना कुछ बताते हैं। सो प्लांट्स के बारे में बताने वाले लोगों को बॉटनिस्ट कहते हैं। एंड द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड एज बॉटनी एंड द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड एज जूलॉजी। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो सिर्फ बॉटनी नहीं है, वो सिर्फ जूलॉजी नहीं है, वो बायोलॉजी की एक नई ब्रांच है जिसे हम कहते हैं साइटोलॉजी। बिल्कुल सही, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ सेल, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट स्टडीज द एग्जिस्टेंस एंड द फॉर्मेशन ऑफ सेल, कि सेल क्या है, सेल कहां मौजूद है, सेल किसमें मौजूद है, सेल किस चीज का बना है, उसे हम कहते हैं साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी बायोलॉजी का बेस है। साइटोलॉजी बायोलॉजी की वो दुनिया है जो आपको बॉटनी और जूलॉजी में एंट्री लेने से पहले पढ़नी चाहिए और पढ़ाई जाती है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में यही ज्ञान आपको दिया जा रहा है, आज के इस वीडियो लेक्चर में यही आपको बताया जा रहा है। अब सवाल आता है कि सर अगर चैप्टर का नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी कि सेल, तो इसका हिंदी वार्तालाप क्या हुआ? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में यूनिट का मतलब होता है हिस्सा, फंडामेंटल का मतलब होता है प्रमुख, मुख्य रूप से। जैसे कि आपके पास आपके होते हैं फंडामेंटल राइट, आपके फंडामेंटल राइट आपके अधिकार हैं, यानी वो अधिकार है जिनको आपसे कोई छीन नहीं सकता। ठीक उसी प्रकार फंडामेंटल यूनिट एक ऐसी यूनिट है जिसे स्वीकारने से बायोलॉजी कभी नकार नहीं सकती। आप या मैं इस बात को कभी डिनाई नहीं कर सकते कि नहीं नहीं मैं तो सेल का नहीं बना हूं, नहीं नहीं ये प्लांट तो सेल का नहीं बना है। नो, यू कैन नॉट डिनाई। ये कैसे हो सकता है कि लकड़ी का बेड लकड़ी का ना बना हो, कागज की किताब कागज की ना बना हो, और धागे से बना कपड़ा धागे का ना हो। ठीक उसी प्रकार हम इंसान या जानवर जो सेल से बने हैं उनमें सेल ही ना हो। ऐसा कैसे हो सकता है? वो एक फंडामेंटल यूनिट है जिंदगी को चलाने के लिए, जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एसेंशियल कंपोनेंट। उसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। एक बच्चा बोला क्यों रे, why are we studying about the structure of cell and why do we really need to know कि सेल क्या है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये सब कुछ कब और कहां और कैसे शुरू हुआ। आज से कई सालों पहले 2020 चल रहा है, 2020 में आप मेरा ये लेक्चर सुन रहे हैं, तो मैं आपको आज से न जाने कितनी सेंचुरीज पीछे लेके जा रहा हूं। आप मान के चलिए करीब करीबी तो 300-400 साल पहले, 300-400 साल मान के चलिए, ऑलमोस्ट 17 सेंचुरी की बात कर लेते हैं। तो अभी ये 21st सेंचुरी चल रही है, तो मैं आपको 4 सेंचुरी पीछे लेके चला गया। तो 4 सेंचुरी अगर मैं पीछे जाऊं, खास करके 17 सेंचुरी में, उस समय धरती पे बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक ऑलरेडी दुनिया को समझने की भरपूर कोशिश कर रहे थे। कोई किसी तरीके से कर रहा था, कोई किसी तरीके से कर रहा था। और कोशिश कर क्यों रहे थे? कोशिश इसलिए कर रहे थे क्योंकि धरती पे सिर्फ हम इंसान मौजूद नहीं थे। धरती पे हम इंसानों के अलावा और बहुत कुछ मौजूद था जो हमारी तरह जीवित था। तो ऑब्वियस सी बात है, कोई जानवर तो हमें स्टडी करने आ नहीं रहा था, कोई पेड़ पौधा तो हमें स्टडी करने आ नहीं रहा था। तो जब हमें कोई स्टडी नहीं करने आ रहा था, तो बीइंग द मोस्ट एडवांस्ड फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ, हम इंसानों ने ठानी कि चलो कोई अगर हमें नहीं पढ़ रहा तो हम ही सबको पढ़ना शुरू कर देते हैं, और कभी तो हमें मौका मिलेगा खुद को भी पढ़ने का। तो ऑब्वियस सी बात है कि आप किसी पेड़, किसी पौधे, किसी जानवर या किसी भी व्यक्ति पे आसानी से एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। लेकिन आज से कई सालों पहले जब ये सिलसिला शुरू हुआ, आज से कई सालों पहले जब ये प्रोसेस शुरू हुआ, तो कब और कैसे शुरू हुआ उसे कहते हैं द हिस्ट्री एंड डिस्कवरी ऑफ सेल। बिल्कुल सही, यानी सेल के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में जानने से पहले और ये बताने से पहले कि चैप्टर के अंदर सेल को ही फंडामेंटल क्यों कहा गया, पहले ये जानना जरूरी है कि इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे क्या। तो इस चैप्टर के अंदर पढ़े जाने वाला हमारा पहला टॉपिक यानी आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं जो बात करने जा रहा हूं वो बात करने जा रहा हूं हिस्ट्री कह लीजिए या डिस्कवरी कह लीजिए। बिल्कुल सही, हिस्ट्री कह लीजिए या डिस्कवरी कह लीजिए। हिस्ट्री एंड डिस्कवरी ऑफ अ सेल की टाइमलाइन के बारे में बात कर रहा हूं। टाइमलाइन का मतलब होता है इतिहास में कब और कहां क्या हुआ, इतिहास में कब कहां किसने क्या किया, कब
किसने क्या कहा, कब किसने क्या कहा और डिस्कवर किया। तो सबसे पहली घटना जो इतिहास में घटी, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सबसे पहली घटना जो इतिहास में घटी वो घटी ईयर 1665 में। ईयर 1665 में 1665 में सबसे पहले रॉबर्ट हुक नाम के वैज्ञानिक ने डिस्कवर किया। क्या डिस्कवर किया? डिस्कवर्ड, सुन लीजिए ध्यान से, तुम बता रहा हूं, डिस्कवर्ड honeycomb like structure in the cock cells, कॉक सेल। अब आप सोचेंगे कॉक सेल क्या होता है, मैं इसे और हिंदी में आपके लिए इजी करता हूं। बार्क ऑफ अ ट्री कह लीजिए, या पेड़ का तना कह लीजिए। पेड़ की जो खाल होती है, आपने अक्सर देखा होगा, जो पेड़ होता है उसके ऊपर एक पूरा बार्क होता है, मतलब जो पेड़ होता है, ट्री होता है, उसका एक पूरा बार्क होता है, जैसे स्टेम भी कहते हैं। उसकी अगर खाल को उखाड़ा जाए उसे कॉर्क ऑफ अ ट्री भी कहते हैं। रॉबर्ट हुक एक ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने 1665 में अपने द्वारा बनाए हुए एक छोटे से यंत्र, बिल्कुल सही, आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि विज्ञान की दुनिया में वो सब चीजें जो हम इस आंखों से नहीं देख पाते, उसे देखने के लिए कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनाए गए हैं which help us to see the world around us which cannot be seen with naked eyes। So हमारे आसपास की वो जैविक दुनिया, हमारे आसपास की वो सारी चीजें जो हमें इन नेत्रों से नहीं दिखाई देती, उसे कहते हैं माइक्रोस्कोपिक दुनिया, या उसे कहते हैं माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। और उसी माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में टाइनी टाइनी चीजों को देखने के लिए एक बहुत ही प्यारा इंस्ट्रूमेंट है जो कई सालों से इस्तेमाल किया जा रहा है और कई सालों से उसमें न जाने कितने बदलाव आ चुके हैं। तो प्रिमिटिव की बात कर रहा हूं मैं। प्रिमिटिव का मतलब बहुत ही पुराना, बहुत ही पिछड़ा हुआ एक यंत्र रॉबर्ट हुक के द्वारा इस्तेमाल किया गया, जो कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप था। उस कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, सिंपल माइक्रोस्कोप में रॉबर्ट हुक ने, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात नहीं कर रहा हूं, बहुत ही छोटा सा सिंपल माइक्रोस्कोप था, उसे थोड़ा सा एडवांस कह देंगे तो हम उसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी बोल सकते हैं। लेकिन उसे कंपाउंड हम इतना ज्यादा अभी के स्टेटस से अगर कंपेयर करें तो आज की डेट में कंपाउंड माइक्रोस्कोप बहुत कॉम्प्लेक्स हो चुका है। पहले के समय में जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप था शायद वो इतना अच्छा या एडवांस नहीं था। लेकिन ऐसा नहीं है कि माइक्रोस्कोप के डिजाइन में या माइक्रोस्कोप के स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं आया। तो रॉबर्ट हुक के टाइम पे जो माइक्रोस्कोप था वो एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप था, लेकिन उसका सिंपल वर्जन था। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का सिंपल वर्जन रॉबर्ट हुक ने इस्तेमाल किया 1665 में। ही ऑब्जर्व अ बार्क ऑफ अ ट्री अंडर अ माइक्रोस्कोप एंड ही फाउंड, उन्होंने देखा कि उस माइक्रोस्कोप से देखे जाने के बाद उन्हें उसका स्ट्रक्चर जब उन्हें देखा तो उन्हें मधुमक्खी के छत्ते के समान हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर यानी मधुमक्खी के छत्ते के समान छोटे छोटे रूम लाइक कंपार्टमेंट नजर आए। यानी अगर मैं डायग्राम बनाने की कोशिश करूं और हल्का सा आपको विजुलाइज कराने की कोशिश करूं तो आप कह सकते हैं कि इस तरह से, कुछ इस तरह से उन्हें हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, कुछ इस तरह से उन्हें हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर नजर आए, कुछ इस तरह से, ये देख रहे हैं आप, ये देखिए, कुछ इस तरह से, यानी कुछ इस तरह से उन्हें हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर नजर आए, यानी इस तरह से उन्हें हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर आए। और उन्होंने इन छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स को, दी स्मॉल कंपार्टमेंट, इन स्मॉल कंपार्टमेंट्स को उन्होंने नाम दिया, उन्होंने इन स्मॉल कंपार्टमेंट्स को नाम दिया, स्मॉल कंपार्टमेंट्स को सेल कहा गया। क्या कहा गया? सेल कहा गया। और कहा गया कि जिस तरह से नॉन लिविंग चीजें एटम की बनी होती है, ठीक उसी तरह सबसे पहला अगर सेल के बारे में किसी ने कुछ जिक्र किया या सबसे पहले सेल के बारे में अगर किसी ने कुछ कहा तो रॉबर्ट हुक ने कहा। यानी अगर आपसे कोई पूछे हु डिस्कवर्ड सेल, कॉमा, व्हेन एंड हाउ, तो इसका आंसर क्या होगा? सवाल देखो क्या है, सवाल आया हु डिस्कवर्ड सेल, कॉमा, व्हेन एंड हाउ। तो आप सिंपल शब्दों में कहेंगे द सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक in the year 1665 when he tried to observe a bark of a tree or a piece of a bark or a piece of a cork under a microscope.
When he observed that bark of a tree under his very simple microscope, he found that there are present small tiny honeycomb-like structures in which there were small rooms or small compartments, जो उस समय रॉबर्ट हुक को समझ नहीं आया। रॉबर्ट हुक कहता है ये क्या चीज है, मेरे को समझ नहीं आ रहा। तो एक बच्चा बोला फिर भाई उसे सेल कैसे बोल दिया। सेल आपको मैं बताना चाहूंगा एक दूसरी भाषा में वर्ड है जिसका मतलब है स्मॉल कंपार्टमेंट। तो उन्होंने कहा कि मुझे जो यहाँ पे छोटी छोटी जो रूम्स नजर आ रहे हैं, स्मॉल कंपार्टमेंट्स नजर आ रहे हैं, इनका किसी भाषा में नाम सेल होता है, तो चलो इसका नाम भी सेल रख देते हैं। यानी उस समय उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि 1665 से लेकर आज इस बात को 300-400 साल बीत जाने के बाद भी धरती पे किसी दूसरे इंसान की हिम्मत नहीं हुई कि रॉबर्ट हुक के द्वारा रखे हुए इस मामूली से नाम को किसी ने पलटने की कोशिश करी हो। यही वजह है कि आप इस आदमी को या इस वैज्ञानिक को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि जिसने महज बिना ज्यादा डिटेल में सोचे समझे इत्तेफाक से दूसरी भाषा के अंदर छोटे से कमरे का क्या मतलब होता है उसका एक शब्द उठा के दुनिया को बता दिया कि भाई उस भाषा में छोटे छोटे कमरों को, स्मॉल कंपार्टमेंट्स को, मधुमक्खी के छत्ते के समान जो मुझे दिख रहे हैं उसे सेल कहते हैं, तो मैं भी सेल बोल देता हूं। क्या पता था उसे कि उसके द्वारा रखा गया ये नाम आज 2020 में भी इस्तेमाल किया जाएगा। तो आप सोच के देखिए कि अपने आप में कितना बड़ा काम था। यानी उसके बाद जब वैज्ञानिकों ने उनकी बातों की पुष्टि करी या उसके बाद जब वैज्ञानिकों ने उनके बातों को परखने की कोशिश करी तो उन्हें उनकी बातों में कोई डाउट नजर नहीं आया। उन्होंने कहा वाह, व्हाट अ वंडरफुल ऑब्जर्वेशन यू हैव मेड सर रॉबर्ट हुक। If you have observed small compartment honeycomb-like structures in the bark of the tree, and if you have decided to coin them मतलब नाम रखने का मन किया, if you have decided to coin them the term called as cell, then no doubt you have used a very very nice word जिसका वाकई में मतलब यही निकलता है छोटे कमरे, छोटे हिस्से, छोटा सा कण कह सकते हो, जैसे केमिस्ट्री की दुनिया में एटम कहा गया है, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की दुनिया में सेल कहा गया है। और रॉबर्ट हुक ने उस समय कहा कि यार अभी तो मैंने सिर्फ पेड़ की खाल को ऑब्जर्व किया है, अगर मुझे मौका मिल जाए तो मैं अपने आसपास मौजूद हर लिविंग चीज की खाल उखाड़ के उसे ऑब्जर्व करना चाहूंगा। और ऐसे करते 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 चीक सेल्स को ऑब्जर्व किया गया। चीक सेल्स बिल्कुल सही, क्योंकि चीक सेल्स निकालना, चीक सेल्स में से हमारे अंदर के गाल में से यानी हमारे अंदर के, अगर हम माउथ ओपन करें अंदर से मसूड़ों की एक परत निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। प्याज, अनियन आप काटते हैं, अनियन के ऊपर एक स्लाइस होती है, उसकी परत को ऑब्जर्व किया। एंड रॉबर्ट हुक कंटिन्यूड टू ऑब्जर्व every living component, every living layer, every living thing that he could possibility do at that point of time. And every time he said कि मैं जितनी भी चीजें देख रहा हूं वो सारी एक जैसी नहीं दिख रही हैं, लेकिन एक तरीके से दिख रही है, सब में वही चीज रिपीट हो रही है। इसका मतलब ये कोई तो चीज है जो सब चीजों को बनाने के लिए जिम्मेदार है। लोगों ने कहा यार रॉबर्ट हुक दोबारा बोलो ये वाला पॉइंट। रॉबर्ट हुक कहता है बिल्कुल सुनो, मैं ये कह रहा हूं कि जो मैंने ये स्ट्रक्चर देखा, हनीकॉम्ब-लाइक स्ट्रक्चर, ऐसा स्ट्रक्चर सब में मुझे सेम टू सेम नहीं दिखाई दिया, लेकिन इसी तरह का स्ट्रक्चर जो अपने आप को लगातार रिपीट कर रहा है, कमरा 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 कमरा, छोटा हिस्सा 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 हिस्सा, हिस्से के ऊपर हिस्सा, हिस्से के नीचे हिस्सा, इस तरह का स्ट्रक्चर मुझे ऑलमोस्ट हर लिविंग मैटर में दिख रहा है। इट इज नॉट ऑफ द सेम टाइप, it is not of the same color, it is not of the same size, but it is definitely of the same pattern, it is definitely of the same representation, it is definitely giving me the same interpretation। लोगों ने कहा क्या इंटरप्रेट करते हो? वो कहता है यार मैं यही इंटरप्रेट कर रहा हूं कि दुनिया की हर लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी एक ऐसी चीज की बनी है जो हर चीज में लगातार अपने आप को रिपीट कर रही है, और रिपीट करते 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 वो एक बहुत बड़ा सा ऑर्गेनिज्म तैयार कर रही है। And this smallest unit of life was coined as a term given by Robert Hooke in the year 1665 called as cell। अरे कम से कम आपको यह पता चल गया कि सेल नाम रखा किसने। अब आपको क्या लगता है बच्चों, अगर 1665 में रॉबर्ट हुक ने यह नाम दिया तो रॉबर्ट हुक
के द्वारा किए गए इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे क्या बाकी वैज्ञानिक शांत बैठ गए होंगे? आपको क्या लगता है इतना सब कुछ देखने के बाद कोई वैज्ञानिक के मन में एक जिज्ञासा नहीं उठी होगी? आपको क्या लगता है इतना सब कुछ होने के बाद किसी और वैज्ञानिक ने छानबीन या पड़ताल करने की कोशिश नहीं करी होगी? बिल्कुल करी। 1665 में रॉबर्ट हुक के इतना करने के बाद 1674 में, हाँ कुछ समय तो बीता, कुछ समय बीता, आओ यानी कुछ समय बीता और हम आज चले हैं ईयर 1665 से हम आ गए हैं ईयर 1674 में। ईयर 1674 में एंटनी वॉन ल्यूवेनहुक, मैं बात कर रहा हूं एवी ल्यूवेनहुक नाम के वैज्ञानिक ने, एवी ल्यूवेनहुक नाम के वैज्ञानिक ने डिस्कवर किया, he discovered a small cell, he discovered a small cell bacteria like free living bacteria cell in pond water, बिल्कुल सही, तालाब के पानी में, using a better version of microscope, using a better version यानी बेहतर क्वालिटी ऑफ माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया गया, यूजिंग अ बेटर वर्जन ऑफ माइक्रोस्कोप यानी जो माइक्रोस्कोप रॉबर्ट हुक ने इस्तेमाल किया था उससे बेहतर माइक्रोस्कोप एंटनी वॉन ल्यूवेनहुक ने इस्तेमाल किया। और 1674 में तालाब के पानी में एक तैरते हुए बैक्टीरिया को डिस्कवर किया। किसने? एंटनी वॉन ल्यूवेनहुक ने। एक बच्चा बोला भाई अब ये बैक्टीरिया क्या होता है? आपने सही सवाल उठाया अपने मन में कि ये बैक्टीरिया क्या होता है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं ये बैक्टीरिया क्या होता है, प्रोटोजोआ क्या होता है, फंगाई क्या होता है, वायरस क्या होता है। बहुतों को पता भी है, ऐसा नहीं कहूंगा कि बहुतों को नहीं पता है, बहुतों को पता भी है, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि धरती पे आज तक जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट किया है वो सारा लिविंग ऑर्गेनिज्म एक जैसा नहीं है। कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म वेरी टाइनी इन साइज है, वेरी टाइनी इन साइज, दे कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई, तभी तो माइक्रोस्कोप से देखने की कोशिश की गई। उनकी कैटेगरीज में से बैक्टीरिया एक कैटेगरी है, वायरस एक कैटेगरी है, और वायरस अकेला नॉन लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जीवित नहीं है। एक बच्चा कहता है जीवित नहीं है तो फिर लिविंग कैटेगरी में क्यों स्टडी कर रहे हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि वो वायरस जिसको अभी तो हम अजीवित बोल रहे हैं कि वो अजीवित है, वो किसी शरीर में जाके जीवित हो जाता है। वो वायरस जब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में एंटर करता है तो ठीक वैसे ही बिहेव करता है जैसे बाकी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बिहेव करते हैं। सो हम दो प्रकार की वर्ल्ड पढ़ रहे हैं, दो प्रकार की दुनिया पढ़ रहे हैं, एक माइक्रोस्कोपिक दुनिया, एक मैक्रोस्कोपिक दुनिया। आप मैं जो इतने बड़े साइज के स्ट्रक्चर वाले इंसान हैं, जानवर, पेड़ पौधे जो हमें अपने आसपास देख रहे हैं, हम सब लोग माइक्रोस्कोपिक दुनिया का हिस्सा तो बिल्कुल भी नहीं है। हम सब लोग मैक्रोस्कोपिक दुनिया का हिस्सा है। फिलहाल जो बात मैं यहां कर रहा हूं, एंटनी वॉन ल्यूवेनहुक के द्वारा जो डिस्कवरी हुई, एक स्मॉल फ्री लिविंग बैक्टीरिया जो कि पॉन्ड वाटर में उन्होंने डिस्कवर किया इन द ईयर 1674 में उनके द्वारा जो डिस्कवरी हुई एंटनी वॉन ल्यूवेनहुक के द्वारा, वो भी अपने आप में एक अहम डिस्कवरी मानी गई कि वाह, कहां ये आदमी ऑलरेडी दिखने वाली बड़ी चीजों में छोटी चीजें ढूंढ रहा है, और कहां इस आदमी ने वो चीज ढूंढ ली जो आंखों से दिखी नहीं थी। बात तो सही है भाई, कहां ये आदमी बड़ी चीजें दिखने वाली, बड़ी चीजें मतलब बड़े पेड़ पौधे, उनमें छोटी चीजें ढूंढ रहा है, और कहां इस आदमी ने वो ढूंढ लिया जो आंखों से वैसे भी नहीं दिख रहा था। सो अपने आप में एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। अब आपको क्या लगता है, क्या ये दो साइंटिस्ट के इतने बड़े बड़े कारनामे करने के बाद बाकी वैज्ञानिक क्या शांत बैठ गए होंगे? नहीं। बाकी लोगों ने कहा जब पेड़ के तने को, बार्क ऑफ अ ट्री को डियर रॉबर्ट हुक इतना डिस्कवरी कर सकते हैं तो क्या हम बाकी पेड़ पौधों की खाल, पत्ते, टहनी, जड़ें, ये जड़ों से याद आया ऑर्किड रूट। ऑर्किड आप जानते हैं, इट्स अ प्लांट। ऑर्किड प्लांट की रूट को एक और वैज्ञानिक ने डिस्कवर किया, स्टडी किया, ऑब्जर्व किया अंडर अ माइक्रोस्कोप। उसके सेल्स को उन्होंने पहचाना और उन्होंने ये कहा कि यार मैंने जो देखा है वो दिख तो वैसा ही रहा है जैसा इसने कहा,
लेकिन मुझे कुछ और भी दिख रहा है। सो लेट मी टेल यू माय डियर क्लास 9th के प्यारे प्यारे बच्चों, 1665 की इस घटना के बाद 1674 में जो ये घटना घटी, उसके कुछ सालों बाद, अरे नहीं बहुत सालों बाद, कितने सालों बाद, 1831 में मैं बात कर रहा हूं 1831 की। इन द ईयर 1831, बिल्कुल सही, इन द ईयर 1831 अनदर वैज्ञानिक जिसका नाम था रॉबर्ट ब्राउन, उन्होंने कहा दैट आई हैव सीन अ डेंस कलेक्शन ऑफ मैटर। मैंने सेल के अंदर कुछ ऐसा देखा है जो बहुत ही ज्यादा मात्रा में एक ही जगह पे सीमित है, एक ही जगह पे इकट्ठा है। कुछ तो है, ये कुछ तो है को उन्होंने उस समय जो नाम दिया वो अलग नाम था, लेकिन उस चीज को अब हम अगर कुछ कहते हैं तो उसे कहते हैं न्यूक्लियस। मतलब सर आप कहना चाहते हो कि इन दो वैज्ञानिकों के बाद एक तीसरा वैज्ञानिक आया रॉबर्ट ब्राउन, जिसने 1831 में न्यूक्लियस की डिस्कवरी कर दी। जी हां मेरे प्यारे प्यारे क्लास 9th के बच्चों, यानी इन द ईयर 1831 Robert Brown observed the roots of an orchid plant in which he found a dense collection of dark colored matter inside the cell within it, occupying a very very small space. बहुत सीमित जगह लिए हुए कुछ ऐसा उन्हें दिखा जो उस समय उन्हें समझ नहीं आया, लेकिन भविष्य में जाके उसका नाम रखा गया न्यूक्लियस। तो आप देख रहे हैं कि एक छोटे से कण की डिस्कवरी हो रही है और उस छोटे से कण की जांच और पड़ताल के चलते उसके अंदर की चीजों की डिस्कवरी होनी शुरू हो गई। तो डिस्कवरी सबसे पहले सेल की हुई, फिर डिस्कवरी उस प्रकार के सेल्स की हुई जो हमें आंखों से नहीं दिख रहे थे, यानी माइक्रोस्कोपिक फ्री लिविंग बैक्टीरिया। फिर डिस्कवरी सेल के अंदर पाए जाने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट की हुई जिसे कहा गया न्यूक्लियस। कौन से ईयर में? 1831 में। अब सिलसिला बढ़ता जा रहा था, साल पे साल बीतते जा रहे थे, वक्त निकलता जा रहा था। अब क्योंकि वक्त निकलता जा रहा था, वैज्ञानिकों के मन में और ज्यादा डेडिकेशन और ज्यादा लालसा बढ़ती जा रही थी कि हमें और जानना है सेल के बारे में। आप यकीन करेंगे 1831 के बाद ठीक 8 साल बाद 1839 में पुरकिंजे नाम के एक वैज्ञानिक ने, PURKINGE, मैं सारे नाम आपको क्लास खत्म करते करते पूरी टाइमलाइन बोर्ड पे दिखा दूंगा, क्योंकि पढ़ाने के बाद पूरी समरी पढ़ाऊंगा। लेकिन अगर अभी फिलहाल आप सुनते सुनते मेरी बातों को किसी किताब में भी देख लोगे ना तो भी बहुत है। तो अभी हिस्ट्री ऑफ सेल चल रही है, अभी टाइमलाइन की बात हो रही है, कब कहां किसने क्या किया, कब कहां किसने क्या कहा और कब कहां किसने क्या डिस्कवर किया। तो 1839 में पुरकिंजे डिस्कवर्ड अ फ्री लिक्विड सब्सटेंस इनसाइड द सेल, जिसे कहा गया प्रोटोप्लाज्म। और बिल्कुल सही आप सुन रहे हैं कि इस लिक्विड सब्सटेंस के बारे में अगर किसी ने दुनिया को बताया तो वो 1838 और 1839, मतलब उसी दौरान ये सारी कहानी चल रही थी। तो एग्जैक्टली अगर आप मुझे पूछे तो हम कह सकते हैं कि 1839 में पुरकिंजे नाम के वैज्ञानिक ने सेल के अंदर एक फ्री लिक्विड, पूरा का पूरा उसकी सराउंडिंग को ये कहा कि एक फ्री लिक्विड सब्सटेंस पूरे के पूरे सेल के सराउंडिंग को भर रहा है, जैसे कमरे में मौजूद होती है हवा। तो लोगों ने पूछा कि अगर तुम ये कह रहे हो कि सेल एक कंपार्टमेंट की तरह है, ऊपर से रॉबर्ट ब्राउन कह रहा है कि सेल में न्यूक्लियस मौजूद है, तो भैया वो सब सेल में कहां मौजूद है? अगर आप कमरे में बैठे हो तो कमरे में और बहुत कुछ है आपके अलावा। मैं अगर इस रूम में आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मेरे इस रूम में मेरे अलावा और बहुत कुछ है जो इसकी सराउंडिंग का हिस्सा है। What is the medium present here? Are we inside water or we are inside air? We are definitely inside air. तो सेल के अंदर का मीडियम पुरकिंजे ने कहा कि एक लिक्विड मीडियम है जिसे नाम दिया गया प्रोटोप्लाज्म। आगे चल के आप एक और वर्ड सुनेंगे जिसे कहा गया साइटोप्लाज्म, यानी दैट इज नथिंग बट अ लिक्विड मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द सराउंडिंग ऑफ द सेल, यानी सेल के अंदर के वातावरण की बात हो रही है। साल कौन सा चल रहा था? 1839। उसी दौरान जब पुरकिंजे ये बात कह रहा था और उससे पहले इतनी सारी बातें कही जा चुकी थी, जर्मन वैज्ञानिक, दो जर्मन वैज्ञानिक,
एक वो जिसकी रुचि प्लांट्स के प्रति थी, एक वो जिसकी रुचि एनिमल्स के प्रति थी। बिल्कुल सही आपने सुना। मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था, एक मैंने कहा था बॉटनी होती है, एक मैंने आपको कहा था जूलॉजी होती है। तो बॉटनिस्ट और जूलॉजिस्ट शील्डिन नाम के बॉटनिस्ट, जो कि एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, एंड स्क्वान, एस, बिल्कुल सही, शील्डिन में SHLIEDEN, स्पेलिंग आप चेक कर लीजिएगा। स्किल्डिन कहते हैं, कभी कभी शील्डिन भी कहते हैं, एंड स्क्वान, SCHWANN, मैं नाम लिख दूंगा, बेफिक्र रहो। शील्डिन एंड श्वान नाम के दो वैज्ञानिक, जिसमें शील्डिन जर्मन बॉटनिस्ट थे। बॉटनिस्ट आप अच्छी तरह जानते हैं, वो वैज्ञानिक होते हैं जो प्लांट्स के प्रति अपनी रुचि रखते हैं। और शॉन एक जर्मन जूलॉजिस्ट थे। एक बच्चा कहता है, अरे वाह क्या बात है, एक पेड़ पौधों को पढ़ने वाला और एक जानवरों को पढ़ने वाला दोनों साथ में आ गए, अब तो है धमाल होने वाला। हुआ, साइंस की दुनिया में बहुत बड़ा धमाल हुआ। आप यकीन करेंगे, धमाल ये हुआ कि शील्डिन एंड शॉन ने दुनिया के सामने अपनी कुछ बातों को कुछ पॉइंट्स के रूप में प्रकट कर दिया, और उन्होंने दुनिया के सामने एक थ्योरी दे दी। उस थ्योरी को कहा गया सेल थ्योरी, जिसका सबसे पहला पॉइंट यह था दैट एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन दिस अर्थ, वेदर इट इज अ प्लांट और अ एनिमल, चाहे वो जूलॉजी है चाहे वो बॉटनी है, बनी है किस चीज की? अ वेरी वेरी स्मॉल यूनिट कॉल्ड एज सेल। ये उनके द्वारा दी गई सेल थ्योरी का पहला पॉइंट था। अभी ये पॉइंट इनके द्वारा चल ही रहा था कि रडोल्फ विर्चो नाम के वैज्ञानिक ने उनकी इस सेल थ्योरी में एक और पॉइंट जोड़ दिया। जैसे ही रडोल्फ विर्चो ने उनकी सेल थ्योरी में एक नया पॉइंट जोड़ दिया, आगे चल के उनकी सेल थ्योरी और ज्यादा एक्सेप्टेबल हो गई कि देखो, उन्होंने एक बात कही थी, इसने भी एक बात कही। लेकिन वर्चो के द्वारा आने वाले पॉइंट में और शील्डिन और शॉन के द्वारा कहने वाले पॉइंट में कुछ सालों का वक्त था। शील्डिन और शॉन ने अपनी बातें कही 1838 और 1839 के बीच में। तो आप एक सिंपल ईयर अगर लेना चाहो तो 1839 ले लो, क्योंकि 1838 में प्रोटोप्लाज्म आया। तो 1839 में शील्डिन एंड शॉन ने सेल थ्योरी दी। 1855 में डिस्कवरी ऑफ सेल की बातें चल रही हैं, इसलिए हर एक साल की कहानी बता रहा हूं। बहुत कम किताबों में ये हिस्ट्री दी हुई है, बहुत कम किताबों में ये टाइमलाइन दी हुई है। 1855 में, बिल्कुल सही आपने सुना, रडोल्फ विर्चो ने कह दिया दैट एवरी सेल अराइजेस फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल। धरती पे मौजूद हर एक सेल अपने जैसे पहले से सेल से आया है। एक बच्चा कहता है, हाँ कॉमन सेंस है, मेरा जन्म मेरे मम्मी पापा से हुआ, मेरे पापा का जन्म मेरे दादा दादी से हुआ, मेरी मम्मी का जन्म मेरे नाना नानी से हुआ, तो जन्म हर उस इंसान का धरती पे उस इंसान से हुआ जिसका जन्म उससे पहले हुआ। तो दिस इज हाउ द सेल विच इज प्रेजेंट ऑन अर्थ या प्रेजेंट ऑन एनी पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्स इज अ लिविंग सेल, हैज अरोज और हैज गॉट इट्स लाइफ फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल। अब ये सारी बातें सुन के आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा, अरे ठीक है सर, आपके मम्मी पापा से, हमारे पापा उनके मम्मी पापा से, सबसे पहले मम्मी पापा कहां से आए? तो फिलहाल हम लोग ओरिजिन ऑफ लाइफ की बात नहीं कर रहे हैं। इसके जवाब आपको एक टॉपिक में पता चलते हैं, जिसे कहते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, कि धरती पे जीवन कैसे आया। हम ओरिजिन ऑफ लाइफ नहीं पढ़ रहे हैं। बायोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग है, एक टॉपिक के बारे में पढ़ाती है और दूसरे टॉपिक के बारे में मन में सवाल उठाती है। फिलहाल मैं आपको ये नहीं बता रहा हूं कि धरती पे जन्म कैसे हुआ, फिलहाल मैं आपको ये बता रहा हूं कि धरती पे जिसका जन्म हुआ वो किस चीज से हुआ। कैसे हुआ इसका जवाब नहीं दे रहा हूं। पहला सेल कहां से आया ये नहीं बता रहा हूं, दूसरा सेल कहां से आया ये बता रहा हूं। भाई दूसरा सेल पहले सेल से आया, अबे पहला कहां से आया नहीं बता रहा, क्योंकि अभी हम लोग डिस्कवरी ऑफ सेल कर रहे हैं, हम लोग जन्म ऑफ सेल नहीं कर रहे। हम ये पढ़ रहे हैं कि सेल की पहचान कब, कैसे, किसने, क्या, क्यों करी, लेकिन सेल कैसे आया ये अभी हम नहीं पढ़ रहे। इसके बारे में जवाब दिए जाते हैं, बायोलॉजी ये सब के जवाब देती है, लेकिन हमारे 9th क्लास में हम वो नहीं जानते हैं। तो वी डोंट स्टडी अबाउट ओरिजिन ऑफ सेल, वी स्टडी अबाउट डिस्कवरी ऑफ सेल। जब किसी चीज की डिस्कवरी होती है, इसका मतलब वो चीज मौजूद है, आपने ढूंढी है, ऐसा नहीं। तो हम जन्म की बात नहीं कर रहे हैं।
जांच पड़ताल की बात कर रहे हैं, हमने पहचाना है इसकी बात कर रहे हैं। तो आप ये देख रहे हो कि कितना कुछ ऑलरेडी हिस्ट्री में हो रहा है, कितनी सारी घटनाएं ऑलरेडी घट रही हैं। 1665 से लेके मैं 1855 तक आ गया, कितने साल बीत गए? 1665 में शुरू हुई है कहानी और कहां आ गया मैं? 1855 में। कितने वैज्ञानिक तो चल बसे होंगे, आप इमेजिन करिए। इट्स अ चेंज ऑफ सेंचुरीज, समय बीतता जा रहा है। 19th सेंचुरी तक हम लोग पहुंच चुके हैं, 1855 में आ गया। अब वक्त बदल रहा था, वैज्ञानिकों के पास पहले के मुकाबले टेक्नोलॉजी, पहले के मुकाबले इंस्ट्रूमेंट्स और पहले के मुकाबले ऑब्जर्वेशन करने के यंत्र एडवांस हो रहे थे। और यही वक्त था जब साइंस की दुनिया ने मोड़ लिया और साइंस की दुनिया ने कहा कि आज के बाद बहुत छोटी से छोटी चीज को भी देखना नामुमकिन नहीं है। एक बच्चे ने कहा वो तो पहले भी नहीं था, माइक्रोस्कोप था ना, अच्छा नहीं था, बेहतरीन नहीं था, बहुत कुछ ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता था। माय डियर स्टूडेंट, यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट इन द ईयर 1940 में डिस्कवरी हुई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। ऐसा नहीं है कि 1855 से लेके 1940 के बीच में बहुत कुछ नहीं हुआ होगा, बहुत कुछ हुआ। अलग अलग वैज्ञानिकों ने बहुत कुछ कहा, हम उन सब के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं। एक छोटे से वैज्ञानिक का जिक्र करता हूं। 1884 में स्ट्रैसबर्गर नाम के वैज्ञानिक ने कहा कि सेल का जो न्यूक्लियस होता है ना, उस न्यूक्लियस में वो सारी इंफॉर्मेशन होती है जो आने वाले नए सेल को दी जाती है। यानी आपके शरीर में जो इंफॉर्मेशन है वो आपको आपके माता पिता से मिली है, आपके पेरेंट्स की बॉडी में जो इंफॉर्मेशन है वो उन्हें उनके पेरेंट्स से मिली है। लेकिन कहां से? सेल से। सेल में कहां? न्यूक्लियस के पास। किसने कही ये बात? 1884 में मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, स्ट्रैसबर्गर नाम के वैज्ञानिक ने ये बात कही। तो आपने नोटिस किया कि मैंने आपको कितनी लंबी टाइमलाइन को अच्छा खासा एक्सप्लेन किया है। अब क्यों ना इस पूरी टाइमलाइन को मैं एक बार समराइज्ड वर्जन में आपको बताता हूं कि कब, कहां, किसने क्या किया। तो अब आप सुनो, ये पूरी टाइमलाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपको समझ आए कि इस चैप्टर में जो हिस्ट्री ऑफ सेल का टॉपिक है, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपको अगर कोई पूछे दैट राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हिस्ट्री ऑफ सेल, सेल की डिस्कवरी या सेल की हिस्ट्री पे शॉर्ट नोट लिखो, तो सबसे पहले लिखना 1665 में हुई घटना। बिल्कुल सही। 1665 में क्या हुआ सबसे पहले लिखना। उसके बाद लिखना 1673 की घटना। बिल्कुल सही। एंटनी वॉन लीeuwenhoek ने जो बताया, 73 कह लीजिए, मैंने आपको 74 कहा था। 1674 की घटना वेरी 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 इंपॉर्टेंट। उसके बाद लिखना 1831 में, 1831 की अगली घटना, देन 1838 की अगली घटना, एंड देन 1839 की अगली घटना, एंड देन उसके बाद 1855 की अगली घटना। आप देख रहे हो कि मैं कैसे आपको बेसिक चीजें लिखवा रहा हूं। 1855 के बाद आप कह लीजिए 1880 की, 1884 की घटना, एंड देन कम्स 1940 कह लीजिए, हाँ 1940 की घटना, जो कि बहुत ही प्यारी घटना है। सवाल आता है सर इन घटनाओं में हुआ क्या? बता चुका हूं भाई, पूरा वीडियो लेक्चर बता चुका हूं, बहुत अच्छे से बता चुका हूं, लेकिन अब मैं आपको डिटेल में बताने की बजाय समराइज वर्जन बता रहा हूं। तो 1665 के हीरो थे रॉबर्ट हुक। बिल्कुल सही आपने सुना, 1665 के हीरो थे रॉबर्ट हुक। 1674 के हीरो थे एंटनी वॉन लीeuwenhoek। एंटनी वॉन लीeuwenhoek भाई नहीं है, डोंट वरी। 1831 में जो एंटनी वॉन लीeuwenhoek ने फ्री लिविंग बैक्टीरिया किया था, उसके बाद रूट्स को स्टडी किया ऑर्किड प्लांट की, एक वैज्ञानिक ने जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। 1838 के जो हमारे हीरो थे वो थे पुरकिंजे नाम के वैज्ञानिक। और 1839 में मुझे यहां लिखना चाहिए जर्मन बॉटनिस्ट शिल्डिन एंड जर्मन जूलॉजिस्ट। बिल्कुल सही, आप ध्यान दीजिएगा। अगर कोई स्पेलिंग में मिस्टेक हो मेरे प्यारे बच्चों तो करेक्शन कर लीजिएगा, शिल्डिन एंड श्वान। 1855 की अगर मैं बात करूं तो 1855 में जो
वैज्ञानिक थे उनका नाम था रडोल्फ वर्चो और 1884 में जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था स्ट्रैसबर्गर। 1940 में वैज्ञानिक कोई नहीं था, लेकिन डिस्कवरी हुई किसकी? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। माय डियर क्लास 9th के प्यारे प्यारे बच्चों, इस समय आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है ये सबसे इंपॉर्टेंट एक टाइमलाइन है कि कब क्या हुआ, कब किसने क्या किया। तो किसने क्या किया उसके बारे में बता देते हैं। इन्होंने सेल डिस्कवर किया, डिस्कवर्ड सेल। इन्होंने हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व किया, हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व किया, हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर इन द कॉक सेल। कॉक सेल कह लीजिए या बार्क ऑफ द ट्री कह लीजिए। एंटनी वॉन ल्यूमेनबुक ने फ्री लिविंग बैक्टीरिया को डिस्कवर किया, फ्री लिविंग बैक्टीरिया इन पॉन्ड वाटर, फ्री लिविंग बैक्टीरिया इन पॉन्ड वाटर को डिस्कवर किया। देख रहे हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपको दिख रहा है कि मैं क्या लिख रहा हूं। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया? रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवरी करी न्यूक्लियस की इन द रूट्स ऑफ ऑर्किड प्लांट, इन द रूट्स ऑफ ऑर्किड प्लांट, यानी ऑर्किड की जड़ों में। पुरकिंजे ने क्या किया? पुरकिंजे ने डिस्कवरी करी प्रोटोप्लाज्म की। किसकी डिस्कवरी करी? प्रोटोप्लाज्म की। बॉटनिस्ट स्टडी करते हैं प्लांट्स को और जूलॉजिस्ट स्टडी करते हैं एनिमल्स को, और इन्होंने कहा प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। साफ साफ कहिए ना कि इन्होंने सेल थ्योरी दी, और उस सेल थ्योरी का एक बहुत प्यारा पॉइंट वर्चो ने कहा जो ये था दैट ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 9th के बच्चों, और स्ट्रैसबर्गर ने एक बहुत ही प्यारे कॉन्सेप्ट की बात करी जिसे कहा गया हेरिडिटी। ये हेरिडिटी का क्या मतलब होता है? आप सोच रहे होंगे हेरिडिटी का क्या मतलब होता है? हेरिडिटी एक बायोलॉजिकल फिनोमेना है जिसका मतलब होता है कि भाई एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो कैरेक्टरिस्टिक्स जा रहे हैं वो कैसे जा रहे हैं। आपके माता पिता से, मेरे माता पिता से, मुझ में, आपके माता पिता से, आप में, हर माता पिता से उनके बच्चों में जो कैरेक्टरिस्टिक्स जाते हैं वो इस वैज्ञानिक ने कहा, और भी बहुत सारे वैज्ञानिकों ने बहुत सारी बातें कही, लेकिन इन्होंने कहा कि न्यूक्लियस के थ्रू इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है। कैसे होती है ये आगे चल के आपको इस चैप्टर में मैं बखूबी जरूर पढ़ाऊंगा। सो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जब इतना कुछ हो गया तो पता चला कि भैया ये तो असली कहानी की सिर्फ और सिर्फ एक महज छोटी सी शुरुआत है। मतलब सेल की डिस्कवरी हो जाने के बाद सेल का स्ट्रक्चर जानने की इच्छा दुनिया के हर बड़े से बड़े वैज्ञानिक के दिल में पनपने लगी। वो कहता है मुझे जानना है और जानना है, क्योंकि जितने सवाल उसके मन में उठ रहे थे उससे कई ज्यादा सवाल बायोलॉजी पढ़ने वालों के मन में उठ रहे थे। यानी जो बायोलॉजी में रुचि रखते थे, हाउ, व्हेन, वी वांट टू नो व्हाट इज द सेल मेड अप ऑफ, ये सेल कहां, कैसे, किस तरह से एग्जिस्ट कर रहा है। Let me tell you my dear students that before we move to that part of the video lecture, बिल्कुल सही आपने सुना, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको हमारी बायोलॉजी की 9th क्लास की पहली यूनिट का पहला टॉपिक करा दिया खत्म। द हिस्ट्री ऑफ सेल, द टाइमलाइन। जो डेट्स मैंने आपको ये बताई है, किसी भी किताब को आप खोल के देख लीजिए, आपको मेजॉरिटी यही डेट्स मिलेंगी। मुश्किल से एक आधा साल अगर आगे पीछे कहीं मिला तो मिला, दैट हार्डली मैटर्स। But if you remember the names and you remember the years, that in what year, who discovered what and how, then this is a very very important question जिसका जवाब आप बखूबी दे सकते हैं। What is the discovery of cell? How did it got discovered? अब क्या लौट कर आऊंगा मेरे प्यारे प्यारे 9th क्लास के बच्चों अगला वीडियो लेक्चर लेके, जिसमें मैं आपको कराऊंगा द स्ट्रक्चर ऑफ सेल, यानी हमारी बायोलॉजी की यूनिट का दूसरा वीडियो लेक्चर। आई होप मेरा आज का ये वीडियो लेक्चर आपको बखूबी समझ आया होगा, और अगर आपको ये चीजें अच्छी लगी और एक इंटरेस्ट जागा तो आप इस वीडियो लेक्चर को अपने मैक्सिमम से मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 9th के बच्चों, थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। आपने अपना वक्त दिया इस वीडियो लेक्चर को देखने में, उसके लिए शुक्रिया। डू नॉट फॉरगेट टू स्प्रेड एंड शेयर इट विद योर मैक्सिमम फ्रेंड्स।
दिल थाम के बैठिए, लौट कर आऊंगा सेकंड वीडियो लेक्चर जल्द ही लेके। थैंक यू।